ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देखना शुरू कर चुके हैं रात 9 बजे का अपना पसंदीदा शो जनहित। अगले 1 घंटे तक आज की तमाम बड़ी खबरें मेरे साथ आप देखने जा रहे हैं। हर एक खबर के पीछे की खबर भी आप तक पहुंचाने वाली हूं मैं। तो सबसे पहले आज की 3 सबसे बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं वो विस्तार से जरा आपके सामने रखते चलते हैं। तो पहली जो बड़ी खबर आज आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्या सच में आतंकवाद का कोई रंग होता है? अगर हां तो कौन सा? मालेगांव ब्लास्ट मामले में बरी हुई हैं साध्वी प्रज्ञा। आज कह दिया हां आतंकवाद का रंग होता है और कह रही हैं कि आतंकवाद का रंग हरा होता है। तो साध्वी प्रज्ञा के बयान पर यह नया सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। आज की पहली खबर यही आपको दिखाने जा रही हूं। बात आज की दूसरी खबर की। अ से अखिलेश, ड से डिंपल, म से मुलायम। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में ये नए कस्म की पढ़ाई हो रही है। लेकिन अखिलेश यादव की वोटों वाली पीडीए पाठशाला पर योगी सरकार ने जड़ दिया है ताला। 4 केसेस दर्ज कर लिए गए हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं ऐसा तो कभी अंग्रेजों ने भी जुल्म नहीं ढाया। अब बात आज की तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी खबर है सबूत दिखाओ पार्ट 3। पहलगाम और पाकिस्तान पर छिड़े विवाद में फाइनली कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एंट्री मार ली है। उन्होंने मणिशंकर अय्यर सवाल पूछ रहे हैं, पहलगाम में पाकिस्तानी हाथ होने के सबूत कहां हैं? हम ही छाती पीट रहे हैं, दुनिया क्यों नहीं मान रही पाकिस्तान का हाथ था? तो ये पहली खबर, दूसरी खबर, तीसरी खबर। आज विस्तार से इन्हीं खबरों को लेकर जनहित में बात होगी आपसे। आइए विस्तार से जनहित में अब खबरों का रुख करेंगे। जनहित की शुरुआत एक सवाल से, क्या आतंकवाद का भी कोई रंग होता है? अगर आप निष्पक्ष राय रखते हैं तो दो टूक आप कह देंगे बिल्कुल नहीं, आतंकवाद का भी भला कोई रंग कैसे हो सकता है। लेकिन अफसोस कि इस देश में कभी आतंकवाद को भगवा रंग में रंगने की राजनीति की जाती है तो कभी हरे रंग में रंगने की राजनीति की जाती है। वैचारिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह को आप किनारे अगर कर दें तो बुनियादी समझ ये कहती है कि आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है, ना ही आतंकवाद का कोई रंग होता है। आप सबने एक कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। संयोग देखिए, ये महीना सावन का है और इसी महीने में भगवा आतंकवाद की थ्योरी नकली साबित हुई तो अब आतंकवाद को हरा बताया जा रहा है। इसी 31 जुलाई को महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में फैसला आया। इसमें एनआईए की विशेष अदालत ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। इस तरह से यूपीए राज में गढ़ा गया भगवा आतंकवाद का मिथक पूरी तरह खारिज हो गया। तो हर किसी ने यूपीए सरकार की लानत मलामत की। साथ ही सबने एक सुर में कहा आतंकवाद का कोई धर्म या रंग नहीं होता। लेकिन अदालत के फैसले के बाद आज पहली बार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल पहुंची तो उन्होंने आतंकवाद को हरे रंग में रंग दिया। हिंदू आतंकवाद जिस प्रकार से कांग्रेस ने स्थापित करने का प्रयास किया वो कभी स्थापित हो नहीं सकता। इसलिए इन लोगों ने पहले ही टॉर्चर इतना कर दिया कि हमारा मनोबल टूटे। हिंदुओं को हमेशा से कांग्रेस ने कुचला है और विधर्मी मानसिकता को यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन वो ऐसा नहीं होगा। हमारा हिंदू जाग चुका है। हम अपने ही देश में किसी प्रकार से आतंकवादी हो ही नहीं सकते। हिंदू कभी आतंकवादी नहीं होता, वह सहिष्णु है। और हिंदू हमारे शास्त्रों में ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है। इस प्रकार से हम भावना रखते हैं कि कोई भी दुख का भागी ना हो। कौन कहता है कि रंग नहीं होता? ये हरा रंग लेकर के जिस प्रकार से इन्होंने हमारे पहलगाम में जिस प्रकार से पूछ पूछ के तुम हिंदू हो हम मारते हैं, तो उन्होंने कपड़े उतरवा करके लोगों की परीक्षण किया और हिंदू है इसलिए मारा, तो इसलिए मुसलमान आतंकवाद होता है, ये निश्चित है। ये बिल्कुल सच है कि पहलगाम में धर्म पूछकर मारा गया। मारने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। इसके जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले आतंकिस्तान को सबक सिखाया, फिर आतंकवादियों के अंत का अभियान शुरू हुआ। तो इसी कड़ी में इसी 28 जुलाई को ऑपरेशन महादेव के दौरान तीनों आतंकवादियों को जोहन्नुम पहुंचा दिया गया। पहलगाम के मुजरिम आतंकी सुलेमान, यासिर, अबू हमजा को ढेर कर दिया गया। ये आतंकवादी थे इसीलिए ये मारे गए। लेकिन इस पे किसी को हरियाली कैसे नजर आएगी, ये अपने आप में सवाल पड़ा है। पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की नजर में आतंकवाद का रंग हरा है, और वो भी तब जबकि खुद 3 दिन पहले उन्हें भगवा आतंकवाद के झूठे आरोप में बरी किया गया। ऐसे में अब साध्वी के बयान पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। आतंकवाद का रंग कोई नहीं होता। आतंकवादी
देश के दुश्मन होते हैं, समाज के दुश्मन होते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को फंसाया गया था। अपने राजनीतिक अपराधों पे, कुकृत्यों पे, अपनी असफलताओं पे सिर्फ धार्मिक और राजनीतिक रंग चढ़ाने के लिए इन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। कांग्रेस के काले कारनामे उजागर हो गए। 17 साल चले मुकदमे में आप रिहा हो, सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए, कई लोग मर गए, हिंसा हुई, रक्तपात हुआ। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आतंकवाद का कोई रंग, कोई मजहब नहीं होता। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग है, ये तो धरती की हरियाली का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है, विकास का प्रतीक है। ये अज्ञानी लोगों की भाषा है। आतंकवादी किसी भी रंग का हो सकता है, लेकिन रंग किसी आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करता। जो महात्मा गांधी के हत्यारे को देशभक्त बताते हैं, उनके किसी बयान को सीरियसली लेना ये भारत की जनता के विवेक पर छोड़ देना चाहिए। ये बयान साबित कर रहे हैं कि आपका पैमाना एक धर्म के लोगों के साथ अलग है, दूसरे धर्म के लोगों के साथ अलग है। तो ये तो हुई राजनीतिक दलों और मुस्लिम मजहबी संगठनों के नेताओं की बातें, लेकिन धर्म के जानकार आतंकवाद के हरे रंग पर क्या राय रखते हैं, अब जरा ये भी सुनते चलिए। आतंकवाद का रंग हरा ही होता है और हरा रंग को आतंकवाद का चिन्ह बताया गया है। भगवा कभी आतंक होता ही नहीं है। हरा रंग का कोई भी अगर समर्थन रहा है कर, तो समझ लीजिए वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा साध्वी जी से, होश में रहिए, बहुत जुबान संभाल कर बात कीजिए। मुसलमान को इतना सॉफ्ट टारगेट भी मत समझिए कि जिसका जो दिल करेगा वो खा जाएगा। खा तो नहीं पाओगे हम, क्योंकि हम इतने बड़े कोई निवाला नहीं है जो हमें आप निकल के खा जाओगे। वैसे साध्वी प्रज्ञा ठाकुर इकलौती नहीं है जिन्हें आतंकवाद में हरा रंग दिखता है। उनसे पहले अभी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी आतंकवाद पर रंग प्रज्ञा बिखेरी थी। यहां आपको बताते चलें, प्रज्ञा का अर्थ समझ और ज्ञान भी होता है। देखो, भगवा कभी भी आतंकवादी हो नहीं सकता। आतंकवाद का एक ही कलर है, वो हिरवा है, हरा है, और वो बार बार वही सिद्ध हो गया है। पहलगाम में सिद्ध हुआ है, बार बार सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता। आतंकवाद का कलर सिर्फ हरा है, और हरे को जिस तरीके से बार बार हम लोग ने देखा है, उसमें सजा आगे जाके मिलने ही वाली है। इसलिए जो कुछ भी कोशिश है वो भगवा को बदनाम करने की कोशिश हुई थी, आज वो कोशिशों को उनको मुंह पे खानी पड़ी है। और ये ठीक उसी दिन की बात है जिस दिन साध्वी प्रज्ञा को मालेगांव केस में क्लीन चिट मिली थी। साध्वी प्रज्ञा और नीतीश राणे से पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में भी ऐसी ही बात आज से 10 साल पहले लिखी जा चुकी है। 3 अगस्त 2015 की तारीख थी और सामना में लिखा गया था, यूं तो आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, लेकिन भारत में ये रंग हरा है। इस लेख में शिवसेना की ओर से यह भी कहा गया था, पाकिस्तान की तुलना में इस हरे आतंक को कहीं ज्यादा पालने पोसने का काम यूपीए सरकार ने किया। देश में हिंदू आतंकवाद का नारा कांग्रेस ने लगाया। कांग्रेसियों की हिंदू आतंकवाद की राजनीति ने पाकिस्तानी षड्यंत्र को बल दिया। हालांकि ये उन दिनों की बात है जब ठाकरे परिवार की अगुवाई वाली अटूट शिवसेना बीजेपी के साथ हुआ करती थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की अगुवाई में असली नाम निशान वाली शिवसेना बीजेपी के साथ है और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना गुट कांग्रेस के साथ है। इस बीच अब फिर से वही सवाल बड़ा है, क्या वाकई आतंकवाद का कोई रंग होता है? तो जवाब है कि बिल्कुल नहीं। जैसे भगवा आतंकवाद का नैरेटिव प्रायोजित था, वैसे ही हरा आतंकवाद भी एक खास विचारधारा की ओर से गढ़ा गया एक मिथक है। जनहित की टीम ने आतंकवाद के रंग पर बहुत छानबीन की तो एक जानकारी मिली है। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद 11 मार्च 2002 को होमलैंड सिक्योरिटी एडवाइजरी सिस्टम बनाया गया, जिसे 27 जनवरी 2011 को बदल दिया गया। उस सिस्टम में आतंकी खतरे के लिए कुछ रंग तय किए गए, जैसे गंभीर जोखिम के लिए लाल रंग, भारी जोखिम के लिए नारंगी रंग, अहम जोखिम के लिए पीला, सामान्य जोखिम के लिए नीला और कम जोखिम के लिए हरा रंग। जो लोग आतंकवाद को भगवा या हरे रंग से रंगने की कोशिश में जुटे हैं, उन्हें कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित
तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अपने दिलो दिमाग में देश के राष्ट्रीय ध्वज का रंग जरूर याद रखना चाहिए। हमारे तिरंगे में 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया यानी भगवा रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच में सफेद पट्टी है, धर्मचक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। आपने राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से जुड़ी कविताएं भी सुनी होंगी, जिनमें एक बेहद लोकप्रिय कविता है जिसकी पंक्तियां कुछ इस तरीके की हैं। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, केसरिया बल भरने वाला श्वेत रंग सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, कहता है ये चक्र हमारा कदम नहीं रुकेगा। तो ये आतंकवाद में जो रंग ढूंढ रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, उनके लिए एक नसीहत है। बचपन की पढ़ी ये कविता उन्हें एक बार जरूर से दोहरानी चाहिए। इसी मकसद के साथ जनहित में आज ये कविता मैंने आपके सामने रखी। अब आगे बढ़ते हैं और बात उत्तर प्रदेश में शिक्षा के मुद्दे पर जारी सियासी उठापटक की मैं करने जा रही हूँ। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के सरकारी शिक्षा व्यवस्था में फेरबदल से जुड़ा हुआ है। इस मुद्दे पर यूपी सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों भिड़ गए हैं। पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम संख्या वाले बच्चों वाले जो स्कूल हैं, जिन परिषदीय विद्यालयों को बंद करके दूसरे सरकारी स्कूलों में मर्ज करने का आदेश दिया। हालांकि यूपी सरकार ने 15 दिन में ही अपना ये आदेश वापस भी ले लिया। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी ने शिक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने के लिए एक नई मुहिम शुरू कर दी। अखिलेश यादव ने इस अभियान को नाम दिया PDA पाठशाला, जिसके तहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने PDA पाठशाला लगाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो, सीतापुर, सहारनपुर, भदोही समेत कई जिलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने PDA पाठशालाएं लगा दी। समाजवादी पार्टी की ये जो PDA पाठशालाएं हैं, ये उन परिषदीय स्कूलों के सामने लगाई गई जिन्हें हाल ही में दूसरे स्कूल्स के साथ मर्ज करके बंद किया गया। सिर पर लाल टोपी लगाए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं पर सरकारी स्कूलों के भीतर तो कहीं सरकारी स्कूलों के बाहर पार्टी के झंडे और PDA पाठशाला के पोस्टर लगाकर क्लास लेना शुरू कर दिया, बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन अब यहीं पर यूपी सरकार की एंट्री होती है। यूपी सरकार ने समाजवादी पार्टी की ओर से ये जो PDA पाठशालाएं चलाई जा रही हैं, इन्हें बंद करवाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं ने अपनी पार्टी के इस राजनीतिक अभियान के नाम पर पाठशालाएं चलाई, अब यूपी सरकार ने उनके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई की तैयारी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने सहारनपुर, कानपुर, भदोही, प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेताओं पर बाकायदा मामला दर्ज किया है। PDA पाठशाला चलाने वालों पर IT एक्ट और शिक्षा के अधिकार कानून के उल्लंघन के अलावा सरकारी स्कूल के आसपास एजुकेशन एक्टिविटी चलाने, प्रशासन की मंजूरी लिए बिना स्कूल का संचालन करने, स्कूल प्रशासन की आपत्ति के बावजूद कार्यक्रम आयोजित करने और बच्चों को राजनीतिक पार्टी के अभियान के नारे पढ़ाने के आरोप हैं। इसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन PDA पाठशालाओं के खिलाफ हुए इस एक्शन के बाद समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर योगी सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई मोल ले ली है। अपनी पॉलिटिकल पाठशालाओं पर लगाए गए प्रतिबंध पर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार को शिक्षा का विरोधी बताते हुए सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट किया है। अब अखिलेश यादव ने किस तरीके से अपने इस संदेश के जरिए योगी सरकार को निशाने पर लिया है, ये देखिए आप। पढ़ाई के लिए FIR अंग्रेजों तक ने नहीं की थी। भाजपा का शिक्षा विरोधी चेहरा अब जनता के सामने उजागर हो गया है। अब भाजपा हमेशा के लिए जाएगी। तो ये वो हुंकार है जो अखिलेश यादव की तरफ से भरी गई। वहीं यूपी सरकार की कार्रवाई के बावजूद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता आगे भी PDA पाठशालाएं जारी रखने पर अड़े हुए हैं। ये जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो बाकायदा चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं देखते हैं योगी सरकार उन्हें पढ़ाने से रोकती कैसे है। सुनिए। शिक्षा अधिकारी गौरव के द्वारा थाना फतनपुर पर आकर यह सूचना दर्ज कराएगी कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनके स्कूल प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर कला पर जबरदस्ती प्रवेश किया गया।
बच्चों को जबरदस्ती वहां पर रोका गया और अनाधिकृत रूप से वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 164/25 अंतर्गत धारा 329(4), 189(2) व 127(2) का मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीडीए पाठशाला में उन बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन सरकार के दबाव में आकर पीएसए के अधिकारी ने हम पर मुकदमा दर्ज करा दिया कि हम पीडीए पाठशाला लगाकर बच्चों को शिक्षा ना दे पाएं। लेकिन मैं भी चेतावनी देती हूँ कि कितने मुकदमे आप हम पर लगाएंगे, हम ऐसे ही पीडीए पाठशाला निरंतर जारी रखेंगे, अपने बच्चों को, दलित ओबीसी के बच्चों को शिक्षा देते रहेंगे। क्या शिक्षा देना इतना गुनाह है कि हम पर मुकदमा लगा दिया गया? वैसे पीडीए पाठशालाओं को लेकर समाजवादी पार्टी पर सिर्फ नियमों और कानून के उल्लंघन का ही आरोप नहीं लगा है। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता छोटे छोटे बच्चों को जो हिंदी का काकाहारा और अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स पढ़ा रहे हैं, उसे लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। योगी सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने पीडीए के नाम से जो पाठशालाएं शुरू की, उनमें बच्चों को अ से अनार नहीं पढ़ाया जा रहा है, बल्कि बच्चों को अ से अखिलेश, ए से एप्पल नहीं पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ए से अखिलेश रटाया जा रहा है। रोज तुम खाओ, अखिलेश यादव को फिर से लाओ, भाजपा का नेता अपनी हर बात से पलटा। तो इस तरह की तमाम पीडीए पाठशालाओं में बच्चों को म से मुलायम, आ से अंबेडकर, स से संविधान, ड से डिंपल यादव, यही सब पढ़ाया जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव को इसमें कुछ भी गलत नहीं लग रहा। उनके कार्यकर्ता छोटे छोटे बच्चों को काकाहारा के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम रटवा रहे हैं। सुनिए जरा। खराब पढ़ा रहे हैं, अगर नाम हमारा बदल दो, या फिर नाम तो नहीं बदला जा सकता। नहीं, ए फॉर एप्पल क्या है, आ से आम भी पढ़ा। सवाल यह है कि पाठशाला बंद क्यों? आप शिक्षा को क्यों छीन रहे हैं? शिक्षा का अधिकार का कानून है कि आपको शिक्षा मिलेगी, और फिर ये तय है कि आपके घर के पास हो स्कूल, आप बच्चों को कहाँ भेजना चाहते हैं। तो स्कूल्स को लेकर समाजवादी पार्टी के इस अभियान पर सवाल खड़े करते हुए बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है, अपने राजनीतिक हित साधने के लिए अखिलेश यादव बच्चों का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं। अपने राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए समाजवादी पार्टी इस हद तक जा सकती है कि अब ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल का पाठ बच्चों को पढ़ा रही है। सब लोग जानते हैं कि उनकी पाठशाला में केवल परिवारवाद है। आज ध्यान आया है पीडीए पाठशाला चलाने की। ये व्यवस्था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही लोगों ने शुरू किया, कांग्रेस की सरकारों में शुरू किया। अगर ये बेहतर बच्चों को वहाँ पढ़ाते, अभिभावकों के मन में ये बैठ गई कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, बेहतर शिक्षा दिए होते, तो आज इनको पीडीए पाठशाला चलाने की जरूरत नहीं होती। 30 साल पहले दूरदर्शन पर एक सीरियल आया करता था, चंद्रकांता। अय्यार क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, लोगों ने पहली बार इसी धारावाहिक में देखा था। और फिर 8 साल पहले अय्यारों पर एक फिल्म भी आई, अय्यारी। बहरहाल ये खबर अय्यारों पर नहीं है, विवादों के अय्यर पर है। कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर। एक बार फिर कांग्रेस की ढेर सारी फजीहत का साजो सामान लेकर वो प्रकट हुए हैं। एक बार फिर अय्यर के भीतर पाकिस्तान प्रेम जागा है। एक बार फिर उन्होंने सियासी विरोधियों को आरोप लगाने का मौका खुद बाकायदा थाल पर सजा कर दिया है कि कांग्रेसियों के तन मन में कूट कूट कर पाकिस्तान प्रेम भरा हुआ है। मणिशंकर अय्यर ने नया बयान दिया, और मणिशंकर अय्यर के नए बयान की टाइमिंग भी उन्होंने वही चुनी है जब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सबूत मांगने के आरोप झेल रही है। आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पर कि उसे भारत से ज्यादा पाकिस्तान के कहे पर भरोसा है, और वो बोलती भी वही है जो पाकिस्तान के एजेंडे को सूट करता है। ये सारे आरोप कांग्रेस पर लग रहे हैं। अब मणिशंकर अय्यर ने ऐसे माहौल में
एंट्री मारी, टीवी इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कहा, भारत पहलगाम हमले का कोई सबूत पेश नहीं कर पाया। दुनिया में किसी ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार नहीं माना। पाकिस्तान को न यूएन ने जिम्मेदार माना, न अमेरिका ने जिम्मेदार माना। हम छाती पीट कर कहते हैं पाकिस्तान जिम्मेदार है। हम 33 देशों में गए पर कोई हमें गंभीरता से नहीं ले रहा। अब भारत की सरकार और सेना साफ साफ कह चुकी है, पहलगाम आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया था। उसकी आर्मी और आईएसआई इसके पीछे थी। इसीलिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे तबाह किए। इतना ही नहीं, देखिए यूएनएससी की रिपोर्ट तक में इस बात का जिक्र किया गया है कि टीआरएफ और टीआरएफ के पीछे लश्कर इस हमले के पीछे है। लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस के नेता हैं मणिशंकर अय्यर, और वो ये मासूम से सवाल पूछ रहे हैं कि पहलगाम के पीछे पाकिस्तान के होने के सबूत कहां हैं। किसी ने नहीं कहा वो जो 33 देश ठरूर और उनके लोग गए हों कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। यूएन ने भी नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। अमेरिका ने नहीं कहा कि पाकिस्तान जिम्मेवार है। हम ही इकलौता है जो अपने छाती को पीटते हुए कहते हैं कि हाय हाय पाकिस्तान है जिम्मेवार। कोई मानने को तैयार नहीं है। हम कोई सबूत नहीं पेश कर पा रहे हैं जिससे कि लोग मुतमैन हो कि हम जानते हैं कि कौन सी पाकिस्तानी एजेंसी है जिसने ये हरकत किया है। देखिए, हफ्ते भर के भीतर मणिशंकर अय्यर जो हैं, ये कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्होंने पहलगाम हमले को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा है और पाकिस्तान का हाथ होने के सबूत मांग लिए हैं। इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी ऐसे ही सबूत मांग लिए थे और वही सवाल उठाए थे जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सूट करते हैं। मगर मणिशंकर अय्यर जी की आदत है कि ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे ही बोलेंगे, बोलेंगे ही बोलेंगे। हमें मोदी को हटाना है। पाकिस्तान में जाके किसने बोला था? ये मणिशंकर अय्यर जी ने बोला था। उल्टे वो एंकर चौंक गया था। वो एंकर चौंक के बोला हम कैसे हटाएंगे? तो बोले अरे हम मिलके हटाएंगे ना। आप सोचिए, ये वही मणिशंकर अय्यर है। और जितने भी कांग्रेसी हैं उनके वो मणि है। बाकी सारे कांग्रेसी वो सारे भी यही बोलते रहते हैं। चिदम्बरम भी अभी बोल रहे थे कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। मणिशंकर अय्यर भी बोल रहे हैं कि कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो सारे कांग्रेसी ऐसे ही हैं, तभी तो ये पाकिस्तान में हीरो हैं। तभी तो और कल तो वो बिलावल भुट्टो बोल रहे थे कि हमारे लोग भारत के सदन में बैठे हुए हैं। वैसे मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयानों से कांग्रेस को पहली बार सवालों में नहीं डाला है। भूतकाल में वो कांग्रेस के 440 वोल्ट वाले करंट कई बार लगवा चुके हैं। 2014 में यही मणिशंकर अय्यर ही थे प्रधानमंत्री उम्मीदवार, तब नरेंद्र मोदी को चाय वाला इन्होंने मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था। ऐसे ही 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच किस्म का आदमी इन्हीं मणिशंकर अय्यर ने ही कहा था। और ये देश के सियासी रिकॉर्ड में दर्ज है कि ये शब्द 2 चुनाव में कांग्रेस को कितने भारी पड़े थे। लेकिन अय्यर के इससे भी ज्यादा विवादित बयान भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर अमन की आशा टोली के सदस्य हैं, लेकिन अक्सर पाकिस्तान की बजाय भारत को लेक्चर देकर कांग्रेस को मुश्किल में डाल जाते हैं। भारत में रहकर और पाकिस्तान जाकर भी इसी तरीके की भाषा मणिशंकर अय्यर बोलते हैं। 2015 में पाकिस्तान में जाकर बोला था, भारत पाकिस्तान रिश्ते सुधारने हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाना होगा। प्रधानमंत्री मोदी के हटने पर ही दोनों मुल्कों में बात हो पाएगी। फिर 2018 में कराची गए थे पाकिस्तान, तब बोला था उन्हें कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की नीति पर फक्र है। भारत को अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्यार करना चाहिए। इतना ही नहीं, 2023 में, अब से 2 साल पहले बोला था, पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान को दुश्मन नहीं मानते। पाकिस्तान से हर प्रधानमंत्री ने बात की है सिवाय मोदी के। 2017 में प्रधानमंत्री पर अब शब्दों के बाद कांग्रेस ने मणिशंकर अय्यर को पार्टी से सस्पेंड किया था, लेकिन 9 महीने में ही उनकी वापसी भी करवा ली। पर इस बार पहलगाम पर सबूत मांगने के साथ उन्होंने भारत के उन 7 डेलीगेशंस को भी
फ्लॉप बता दिया, जिनमें खुद कांग्रेस के बड़े नेता शामिल थे। वो पागलपन का दौरा पड़ा हुआ है, बस इतना जान लीजिए। देश आतंकवाद को कुचल करके रख दिया। हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से तिरंगा दुनिया के सामने फहरा दिया। ये हमेशा पाकिस्तान की गलवैयां डाल करके बात कर रहे हैं। ये सब बिछड़े हुए भाई बहन की तरह व्यवहार करते हैं, चाहे राहुल गांधी हो या कांग्रेस के दूसरे नेता। हम दोनों एकदम एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सवाल ये है कि डिप्लोमेटिक फेलियर अगर हुआ है तो सरकार को स्वीकार करना चाहिए। अगर स्वीकार कर लेंगे तो सुधार की गुंजाइश रहेगी। भारत की सरकार जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को और अपनी डिप्लोमेसी से विश्व समुदाय को विश्वास में नहीं ले पाई। डेलीगेशन जो बाहर गए बदनामी लेकर तो आए, प्राप्ति तो कुछ मिल नहीं सकती थी। ये तो मुद्दे से भटकाने के लिए मोदी जी का इवेंट मैनेजमेंट था। इवेंट मैनेजमेंट में भी कुछ मिला नहीं, उल्टा दुर्गति हमारी हुई। We expelled Congress leader. He's not in the Congress anymore. And let's not forget Manishankar Ayyarji's past history and how he was a vocal and vociferous voice to have better relations with Pakistan. All the members of the delegation did the best that they could do, put in their best efforts. वैसे एक सच्चाई ये भी है कि इस वक्त मणिशंकर अय्यर का कांग्रेस में होना ना होना एक बात ही है। कांग्रेस ना तो उन्हें भाव देती है और ना ही उनके कहे का खंडन करती है। मतलब कांग्रेस ओन ही नहीं कर रही है मणिशंकर अय्यर को। अगली खबर, जनहित स्पेशल का वक्त हो गया। देश का लगभग हर हिस्सा इस वक्त बाढ़ और बारिश की मार झेल रहा है। लगातार जो बारिश हो रही है, नदियां और नाले उसकी वजह से उफान पर हैं। तस्वीरें पहली बार ऐसी दिखाई दे रही हैं जिन्हें देखकर समझा जा सकता है कि संकट कितना गहरा है। ऐसा लग रहा है कि मानो ये कोई सुनामी हो। तो देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात ऐसे हो रहे हैं जैसे शहर के शहर मानो जलमग्न हो गए। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हालात बेहद नाजुक हैं। सुनामी आने के बाद जैसे सब कुछ पानी में डूबता दिखता है, उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हैं जो सामने हैं। प्रशासन हर चुनौती से निपटने की कोशिश में जुटा है, लेकिन कई जगह स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर लोगों को आगाह कर रहा है। जहां तक नजर जा रही है, प्रलयकारी हालात हर किसी के रोंगटे खड़े कर रहे हैं। बलिया में ढहता मकान बता रहा है कि ये कुदरत कितने गुस्से में है। तो कानपुर में स्कूल जाती बेटी को पानी में गिरने के बाद पिता का गुस्सा फूट पड़ा है। वो खुद गड्ढे में लेटकर अनोखे अंदाज में विरोध कर रहा है। तो कहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन फिर संकट बन रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश की तस्वीरें बता रही हैं कि हालात यूं ही सामान्य नहीं होने वाले। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुनामी आने के बाद हालात कुछ ऐसे ही होते होंगे। ये तस्वीर हाहाकारी और उफनती गंगा में जल समाधि लेते मकानों की है। एक के बाद एक कई ऐसे मकान हैं जो इसी तरह धराशायी होकर जलमग्न हो गए। बलिया के चक्की नौरंगा गांव में बाढ़ आने से कई घर बह गए। हादसे से बेपरवाह लोग फिर भी वीडियो बना रहे हैं।
अब इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज बारिश से ये पिता इतना नाराज नहीं है जितना यहाँ प्रशासन से वो गुस्से में है। ये व्यक्ति सड़क पर बने गड्ढे में भरे पानी में चटाई बिछाकर लेट गया है और भारत माता की जय के नारे लगा रहा है। दरअसल इस व्यक्ति की बेटी स्कूल जाते वक्त सड़क पर बने गड्ढे में गिर गई थी। यहाँ उफनती गंगा का प्रकोप ऐसा है कि रिहायशी इलाकों में सड़क और गलियां जलमग्न हो रही हैं। नाव की मदद से लोग एक से दूसरी जगह तक जाने को मजबूर हैं। जय हो मां गंगा। आज मेरे घर में पूरी तरह से आपने आगमन किया। प्रयागराज में खासकर शहर के छोटा बघाड़ा, सलोरी, राजापुर, म्योराबाद, बेली कच्छा, दारागंज, रसूलाबाद जैसे इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह जाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। वाराणसी में भी कई क्षेत्रों में गंगा नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि जिंदगी मानो ठहर सी गई है। काशी के मणिकर्णिका घाट की गली में नाव चल रही है। अमेठी में जल भराव हो गया है। हालांकि किसानों के चेहरों पर खुशी है, तो मथुरा में भी सड़क और गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। तो वहीं यूपी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों के हवाई दौरे पर निकले हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की संभावना जताई गई है। वैसे बाढ़ बारिश के बीच रीलबाज लोगों का नशा भी ऐसे सर चढ़कर बोल रहा है कि ये अपनी जान जोखिम में डालने से परहेज नहीं कर रहे। झांसी के बसनेह बांध में पानी लबालब भरा हुआ है, लेकिन बांध की दीवार पर युवक जानलेवा स्टंट कर रहा है। गनीमत रही कि यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, ओडिशा और दिल्ली में भी या तो भारी बारिश से हालात बिगड़ रहे हैं या फिर आने वाले दिनों में आम लोगों के लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। कई शहरों में अभी से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कहीं रेगिस्तान में बाढ़ आई है तो कहीं भूस्खलन पहाड़ों की नींव हिला रहा है। शहर मानो जैसे पानी में ही बसे हुए हों। राजस्थान के माउंट आबू, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर और बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें तो कुछ यही हकीकत बयां कर रही हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर के घाटाक में भारी बारिश के बाद बाढ़ आई है। यहाँ दुकानें बंद करनी पड़ी हैं तो सड़क पर पानी पूरी ताकत से जमा हुआ है। हरियाणा के अंबाला में लगातार हो रही बारिश से सड़कें जगह जगह टूट गई हैं। गाड़ियां मानो जैसे पानी में कश्ती की तरह चल रही हों। मसूरी में लगातार हो रही बारिश ने पहाड़ों की नींव को ही हिलाकर रख दिया है। भूस्खलन से यहां एक परिवार के 2 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए हैं। इनका संपर्क बाकी लोगों से कट गया है। यहां प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में रह रहे लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। पटना के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की वजह से आम जिंदगियों पर मानो संकट के बादल छा गए हों। उधमपुर में भी भारी बारिश हो रही है। मोहाली के एरो सिटी में सड़कों पर लबालब पानी भर गया है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी भारी बारिश से लोग जैसे पलायन ही कर रहे हों। फ्लैश फ्लडिंग से जो बाढ़ आ गई थी घरों में, उसके बाद अपना जो सामान है, देखिए कितना नुकसान जो है लोगों को हुआ है। सामने आप देखेंगे लोगों ने अपने जो सोफ़ा सेट्स हैं वो सूखने के लिए रखे हैं, बेड्स जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं, अलमीरा जो हैं वो सूखने के लिए रखी हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश हो रही है। ऐसे में कृषि मंत्री खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। कृषि मंत्री ने मोहरी और सिलवानी के बीच भारी बारिश के कारण खेतों में भरे पानी और बर्बाद हुई फसलों का निरीक्षण किया। सर्वे चल रहा है अभी। इस व्यापक नुकसान को अभी हम और आगे सिलवानी तक देखेंगे और दुख की इस घड़ी में हम अपनी दुखी जनता के साथ खड़े हैं। तत्काल उनके रहने की व्यवस्था क्या हो, उनके खाने पीने के सामान का इंतजाम हो जाए, कपड़े लत्तों का इंतजाम हो जाए राशि के रूप में, ताकि उनकी जिंदगी चल सके।
बिलासपुर में झंडूता के बागछाल पुल के पास पहाड़ी दरकने से लोगों का आना जाना दुभर हो गया है। लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो बता रहा है कि यहाँ किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कहर से दिल्ली भी अछूती नहीं है। यहाँ यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अब आगे अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। अगर यूपी में किसी ने अफवाहों का कबूतर उड़ाया तो फिर उसकी खैर नहीं है। ऐसे लोगों पर योगी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। दरअसल काफी दिन से उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ड्रोन वाली अफवाह जमकर फैल रही है। लोग इससे दहशत में आ गए हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके बावजूद कबूतर छाप ड्रोन से लोगों को डराने की हरकतें रुक नहीं रही। मामले की संजीदगी इसी से समझ सकते हैं आप कि योगी सरकार ने ऐसे लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत और साथ साथ एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की भी चेतावनी दे डाली है। पीलीभीत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर। उड़ते ड्रोन को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में अफवाहों के ड्रोन उड़ने से दहशत फैली हुई है। ड्रोन कैमरा उड़ने बता रहे हैं भैया, ये देखो। हापुड़, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, पीलीभीत, मेरठ, बरेली, अमरोहा उत्तर प्रदेश के ऐसे अनगिनत इलाके हैं जहां इन दिनों लोग ड्रोन से दहशत में हैं। ऐसी दर्जनों दहशत की खबरें यूपी के कई इलाकों से आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन के जरिए अफवाह और डर फैलाने की घटनाओं को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। 3 ड्रोन है, 3 लगातार जाते हैं, लगातार आते हैं, कभी नीचे आता कभी ऊपर जाता है। योगी आदित्यनाथ ने साफ चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना अब पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या डर पैदा करने की कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रमुख सचिव गृह और डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में ड्रोन गतिविधियों की समीक्षा की जाए और जरूरी हो तो सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के अधिकारियों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने ड्रोन मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ड्रोन की दहशत है, जिसको लेकर ग्रामीण खुद रात में पहरा देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब दहशत फैलाने के इरादे से कबूतर को ड्रोन बनाकर लाल और हरी लाइट इन आरोपियों ने लगाई थी। इलाके में दहशत फैल गई। कबूतर के उसके गर्दन में तथा उसके पैर में जो है लाल और नीली लाइट लगी हुई थी। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो 2 लोग पकड़े जाते हैं। अफवाह फैलने के बाद यूपी के अमरोहा और पीलीभीत की ये तस्वीरें साफ बता रही हैं कि लोग कितने गुस्से में हैं और कानून को हाथ में लेकर खुद ही हिंसा पर उतारू हो रहे हैं। इसके अलावा भी बरेली में भी ड्रोन वाली अफवाह फैलने के बाद यूपी पुलिस को एडवाइजरी जारी कर कहना पड़ा कि ऐसी किसी भी बात से घबराएं नहीं और पुलिस को सूचित करें। जबकि ड्रोन की अफवाह फैलने पर मेरठ के ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस को रात भर गश्त लगानी पड़ी। साथ ही ड्रोन रखने वालों का डेटा जुटाकर ड्रोन रजिस्टर तैयार किया गया। मुरादाबाद रेंज के 5 जिलों संभल, अमरोहा, रामपुर, मुरादाबाद और बिजनौर में ड्रोन गैंग की अफवाह ने गांव-गांव में दहशत फैला दी। ये गैंग चोरी और लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए ड्रोन उड़ाकर रेकी की जाने की बात सामने आई। आपको बता दें कि 15 अगस्त को देखते हुए जहां यूपी में अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यूपी सरकार ने कमर कस ली है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस ने आदेश जारी करते हुए 2 अगस्त से 16 अगस्त तक ड्रोन, पैराग्लाइडर, क्वाडकॉप्टर, हॉट एयर बलून जैसे सब कन्वेंशनल एरियल प्लेटफॉर्म्स की उड़ान पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। और आइए अब आपको एक आर्मी मैन का एक्शन दिखा देते हैं, लेकिन इसे दिखाने से पहले जनहित में आपको सूचित कर दें कि इस आर्मी मैन के एक्शन को हरगिज कॉपी ना करें। ये आपके लिए कानूनी तौर पर नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल खबर यह है कि श्रीनगर में स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ से मारपीट करने वाले, उन पर हमला करने वाले एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर भारतीय सेना ने जांच बिठा दी है। उन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई की यह खबर हमें भारतीय सेना के सूत्रों से मिली है। बिठाने की वजह आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं।
तो ये 26 जुलाई को श्रीनगर में हुआ वाकया है। लेफ्टिनेंट कर्नल रितेश कुमार सिंह की शाम 6:10 पर श्रीनगर से दिल्ली की स्पाइस जेट की फ्लाइट थी। सूत्रों के मुताबिक विवाद इस कदर बढ़ा, लेफ्टिनेंट कर्नल के 2 कैबिन बैगेज का वजन 16 किलो से ज्यादा था, जबकि नियम है 7 किलो केबिन बैगेज का। उनसे जब वजन कम करने या फिर अतिरिक्त भुगतान करने को कहा गया तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया और इसी बात को लेकर लेफ्टिनेंट कर्नल की स्पाइस जेट के ग्राउंड स्टाफ से बहस शुरू हुई। सीआईएसएफ ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन आरोप है इस बीच लेफ्टिनेंट कर्नल ने स्पाइस जेट के स्टाफ से मारपीट शुरू कर दी। स्पाइस जेट ने इस घटना को लेकर श्रीनगर में स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। एयरलाइंस ने एक बयान जारी करके जानकारी साझा की। एक यात्री ने स्पाइस जेट के 4 कर्मचारियों पर गंभीर हमला किया था। हमारे कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी टूट गई, जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं। एक कर्मचारी बेहोश हो गया, लेकिन यात्री उसे फिर भी लात घूंसे मारता रहा। यात्री ने बोर्डिंग पूरी किए बिना एरो ब्रिज पे जबरदस्ती प्रवेश किया। सैन्य अधिकारी को नो फ्लाई सूची में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। स्पाइस जेट ने ही इस मारपीट का वीडियो श्रीनगर पुलिस को सौंपा था और साथ ही नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भी इस घटना की सूचना दी गई। सैन्य अफसर पर अब कार्रवाई की मांग की गई है। सैन्य अफसर उस वक्त गुलमर्ग के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में पोस्टेड है। तो ये देखिए किस तरीके से जो सैन्य अधिकारी था उसने स्पाइस जेट के इन कर्मचारियों के साथ मारपीट की। एक की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, एक का जबड़ा टूट गया है, एक इस कदर खौफ में आया कि बेहोश हो गया। जो एयरलाइंस है उसकी तरफ से ये सारी जानकारी साझा की गई है। एयरलाइंस ने ही मारपीट का ये वीडियो भी साझा किया है। एयरलाइंस ने ही सबसे पहले इस पूरे वारदात की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई और साथ ही जो उड्डयन मंत्रालय है उसको भी इस वारदात को लेकर सूचना दे दी गई है। और अब आज का जनहित मंत्र, न पूछो कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। जनहित में आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।